दोस्तों आज के वीडियो में मैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 जो कि 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से छांटकर स्टैटिक जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। एग्ज़ाम देने से पहले पूरे क्वेश्चंस को याद करके ज़रूर जाइएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस 100% आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? प्यारे दोस्तों, पहले क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो सही जवाब है पश्चिम बंगाल। दोस्तों, यह जो लोक कला शैली है, यह रंगोली के रूप में आटा के पेस्ट से पश्चिम बंगाल की महिलाएं बनाती हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि कौन सी लोक कला शैली किस क्षेत्र से संबंधित है। इन्हें आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। यह लोक कला शैली भी रंगोली के रूप में उत्तर प्रदेश की महिलाओं के द्वारा आटा के पेस्ट से बनाया जाता है। प्यारे दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? इन 4 ऑप्शंस में से आपको देखना है कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसमें तार नहीं लगा हुआ रहता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ट्रम्पेट। ट्रम्पेट को हिंदी में तुरही कहते हैं। इसमें तार नहीं लगा हुआ होता है, जबकि गिटार, सितार और वायलिन इन सभी में तार लगा हुआ रहता है। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? सही जवाब होगा शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे, यानी ऑप्शन सी चौथे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे उड़ीसी नृत्य शैली की नृत्यांगना कौन सी नहीं है, यह पूछा गया है। देखिए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट यह हो जाता है कि संयुक्ता पाणिग्राही, इनका संबंध उड़ीसी नृत्य शैली से है। सोनल मानसिंह ये भी उड़ीसी नृत्य शैली को करती हैं। माधवी मुदगल ये भी उड़ीसी नृत्य शैली से संबंधित है। लेकिन यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों ही नृत्य शैली से है। यानी यामिनी कृष्णमूर्ति उड़ीसी डांस नहीं करती हैं, ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांस करती हैं। दोस्तों, छठवां क्वेश्चन देखें तो इसमें पूछा गया है, भारतीय शिवाजी किस शैली की नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही जवाब होगा मोहिनी अट्टम। भारतीय शिवाजी मोहिनी अट्टम की नृत्यांगना है, इसे भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, सातवां प्रश्न है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सही जवाब होगा गुरु अंगद। गुरु नानक जी, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, ये सिखों के प्रथम गुरु भी थे। इनके उत्तराधिकारी गुरु अंगद हुए थे। आठवां प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। महावीर, भगवान महावीर की माता का क्या नाम था? आठवें प्रश्न का सही जवाब होगा त्रिशला। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। इनके माता का नाम त्रिशला था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राग मियाँ की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? इसका सही जवाब होगा तानसेन। राग मियाँ की मल्हार वेरी इंपॉर्टेंट है। प्यारे साथियों, यह राग वर्षा ऋतु में गाया जाता है और मध्य रात्रि को इसका रचयिता तानसेन को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो 10वां प्रश्न है आपका, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह जी ने। खालसा पंथ की स्थापना सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है? प्यारे साथियों, आपके ऑप्शंस देख के आपको बताना है कि नासिक, हरिद्वार, प्रयाग और उज्जैन, इनमें से किन स्थानों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है।
दोस्तों कुंभ मेला हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चों में है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो देखिए, नासिक में भी कुंभ मेला लगता है, हरिद्वार उत्तराखंड में, और प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ लगा हुआ है, उज्जैन, इन चारों ही स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित होता है। 1 2 3 4 इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दोस्तों 12वां प्रश्न है, चपचारकूट या चापचारकूट त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मिजोरम राज्य में। ऑप्शन सी 12वें प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों 13वां प्रश्न है, हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाला हॉर्नबिल उत्सव किस भारतीय राज्य का मुख्य उत्सव है? इसका सही जवाब है नागालैंड। हर वर्ष नागालैंड स्टेट में दिसंबर महीने में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों 14वां प्रश्न है, हरेला क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, त्योहार है कि स्थान है कि सब्जी है या फिर फल है। तो इसका सही जवाब है त्योहार है। दोस्तों हरेला एक त्योहार है जो अधिकतर उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 15वां प्रश्न है, कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति के द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? सही जवाब है दीपावली। दोस्तों थारू जनजाति दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 16वां प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो सही जवाब होगा विष्णुगुप्त। दोस्तों चाणक्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। दोनों नामें याद रखिएगा। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस पुस्तक से की जाती है? तो सही जवाब होगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। दोस्तों कौटिल्य मैंने आपको पीछे बताया कि चाणक्य को कहते हैं और इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। नाम याद रखिएगा, कौटिल्य चाणक्य का ही नाम है और इन्हें भारत का मैकियावेली कहते हैं। मैकियावेली के प्रिंस से कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक की तुलना की जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो इसका सही जवाब है सम्राट अशोक मौर्य। दोस्तों सम्राट अशोक मौर्य या राजा अशोक का दूसरा नाम देवनाम प्रियदर्शी था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 19वां प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? सही जवाब है विशाख दत्त। विशाख दत्त की पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। 20वां प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? सही जवाब होगा राज्यों का संघ। भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया को राज्यों का संघ कहा गया है। 21वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो सही जवाब होगा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में। प्यारे साथियों, भारत के संविधान में भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता से संबंधित उपबंध है। 22वां प्रश्न है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 23वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकारों को नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी यूसीसी लागू करने का निर्देश देता है? फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको करेक्ट कर लेना है। आर्टिकल 44 यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 44 यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता से संबंधित है। 24वां प्रश्न है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो सही जवाब होगा चक्षु। चक्षु का अर्थ होता है आंख और चक्रवात का शांत क्षेत्र चक्षु कहलाता है। 25वां प्रश्न है, फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा टाइफून। जापान, चीन सागर
और फिलीपींस में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं उन्हें टाइफून कहते हैं। प्यारे साथियों, एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि हरिकेन हरिकेन और कैटरीना ये दोनों ही चक्रवाती तूफान अमेरिका के तट पर आते हैं। 26वां प्रश्न है, समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील निम्न में से कौन सी है? दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, समुद्र तल से सर्वाधिक नीची बिंदु यहाँ पर होना चाहिए। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची बिंदु निम्न झीलों में से किसका है? तो सही जवाब होगा मृत सागर का। मृत सागर दुनिया का सबसे निचला बिंदु है। यह खारा झील है जिसमें डूबना असंभव है। यह इजराइल और जॉर्डन के सीमा से लगा हुआ है और यहाँ पर यानी मृत सागर में समुद्र तल की सर्वाधिक नीची बिंदु यानी लोवेस्ट पॉइंट है। इसे आप ध्यान रखिएगा। प्यारे साथियों, 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स किसे कहा जाता है? सही जवाब है फिनलैंड देश को। यूरोप के फिनलैंड देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। 28वां प्रश्न है, सप्त रथ मंदिर भारत में कहाँ पर अवस्थित है? सही जवाब है महाबलीपुरम, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में सप्तरथ मंदिर अवस्थित है। 29वां प्रश्न है, किस नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है? फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस नगर या शहर में है? इसका सही जवाब होगा अजमेर, राजस्थान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, इसे अजमेर शरीफ भी कहते हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, राजस्थान में है। 30वां प्रश्न है, कोणार्क का ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा किस देवता को समर्पित है? सही जवाब है सूर्य देव को। कोणार्क, उड़ीसा के कोणार्क का ब्लैक पैगोडा भगवान सूर्य को समर्पित है। 31वां प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम दर्शन यानी भारत का सबसे पुराना फिलॉसफी निम्न में से कौन सा है? इसका सही जवाब है सांख्य दर्शन यानी सांख्य फिलॉसफी। भारत का सबसे पुराना दर्शन सांख्य फिलॉसफी है और इसे शुरू किया था कपिल मुनि ने। इसे भी ध्यान रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग फिलॉसफी को किसने शुरू किया था? सही जवाब है महर्षि पतंजलि ने योग फिलॉसफी यानी योग दर्शन को शुरू किया था। प्यारे दोस्तों, 33वां प्रश्न है, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? सही जवाब होगा अद्वैत वेदांत यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह एक हिंदू दर्शन है अद्वैत वेदांत और इसको शुरू किया था शंकराचार्य ने। 34वां प्रश्न है, लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, मुकना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह मणिपुर का लोक नृत्य है। थाली मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। कोरकू भी इंपॉर्टेंट है। यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश साइड में भी इस लोक नृत्य को किया जाता है। लेकिन घूमर, प्यारे साथियों, घूमर जो लोक नृत्य है यह मुख्य रूप से झारखंड और छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। तो यही ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी झूमर को ध्यान रखिएगा, यह झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है। अन्य लोक नृत्य को भी आप याद करके जरूर जाइएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? इसका सही जवाब है डांडिया। नवरात्र के अवसर पर गुजरात में प्रसिद्ध लोक नृत्य डांडिया किया जाता है। 36वां प्रश्न है, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर्रा टर्रा करके चुप होते रहें तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? यह किसका कथन है? सही जवाब है उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक। उग्रवादी यानी गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने यह कथन कहा था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक ने। लॉर्ड कर्जन जिसने बंगाल का विभाजन 1905 में किया था, इसके प्रशासन की तुलना औरंगजेब से बाल गंगाधर तिलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से कौन हिमालय पार की नदियां हैं?
तो सही जवाब है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र प्यारे साथियों, यह सिंधु और सतलज ये तीनों ही नदियां हिमालय पार तिब्बत से निकलती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको यह याद रखना है कि अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, यानी कि इनमें से कौन सी नदी सबसे लंबी है, उसके बाद नदियों का घटते हुए क्रम में आपको लगाना है। तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है। ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि यह नदी 2900 किलोमीटर लंबी है। गंगा नदी 2525 किलोमीटर लंबी नदी है। गोदावरी भी 1465 किलोमीटर लंबी है। तो इससे यह पता चलता है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित नदियों में से किस पर भारत का सबसे लंबा सड़क सेतु यानी सड़क ब्रिज बनाया गया है। प्यारे साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब होगा लोहित नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहित नदी पर भूपेन हजारिका सेतु बनाया गया है और यह भारत का सबसे लंबा सड़क सेतु है। लगभग यह 9 किलोमीटर लंबा सड़क पर बना ब्रिज है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, 41वां प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा भारत में कौन सी नदी बनाती है। तो सही जवाब होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी संयुक्त रूप से भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। प्यारे दोस्तों, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी विनाशक नदी कहलाती है। सही जवाब है कोसी नदी। कोसी नदी को एक विनाशक नदी कहते हैं और इसे बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि यह नदी जब आती है तो बहुत ही उफान लेकर आती है और बिहार के कई गांवों में यह बाढ़ लेकर आती है, इसीलिए इसे विनाशक नदी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, सबसे पहले किस वर्ष एवरेस्ट को फतह करने में सफलता मिली थी। दोस्तों, सही जवाब होगा 1953 में। माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल देश में स्थित है। इस पर सबसे पहले सफलता मिली थी चढ़ने के लिए 1953 में, यानी 1953 में इस पर सबसे पहले दो व्यक्तियों ने चढ़ाई की थी। सर एडमंड हिलेरी, ये न्यूजीलैंड देश के थे, और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे। इन दोनों ही व्यक्तियों ने 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, फुटबॉल विश्व कप का प्रथम विजेता देश कौन सा था। प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब होगा उरुग्वे देश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उरुग्वे ने 1930 में आयोजित प्रथम फुटबॉल विश्व कप, जो कि फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के नाम से जाना जाता है, इसे जीता था। क्वेश्चन नंबर 45 है, विश्व कप फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता होने का गौरव किस देश को प्राप्त है। सही जवाब है ब्राजील। ब्राजील ने फीफा विश्व कप फुटबॉल को 5 बार जीता है, जो कि सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था। सही जवाब होगा 1971 में। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच यानी ओडीआई 50-50 ओवरों का मैच 1971 में खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान कौन हुए थे। तो सही जवाब होगा सीके नायडू। दोस्तों, भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान सीके नायडू थे। स्वतंत्रता के बाद लाला लाजपत राय भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान थे। क्वेश्चन नंबर 48 है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो सही जवाब है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के मौजूदगी के कारण मूत्र का रंग पीला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण यानी बेबी को किस संरचना के द्वारा पोषण मिलता है। प्लेसेंटा के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आप सभी के लिए टेस्ट रहेगा। आप लोग इस 50वें नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। जिसका आंसर सही होगा उसके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, जिससे और सभी को पता चलेगा कि कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को इसका आंसर पता होगा और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लोग जरूर बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी हमें ज़रूर दें कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके
अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ भी शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।